का ये महामैराथन क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में। तो दोनों ही बच्चों के लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपके एग्जाम 2026-27 के लिए महामैराथन क्लास उन सभी बच्चों के लिए जिनका OMR शीट पर MCQ बेस्ड पेपर होने वाला है। और आपके सिलेबस में 8 यूनिट्स दी गई हैं और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आपको समझ नहीं आ रहा हम क्या पढ़ें, कैसे MCQs को तैयार करें, हर यूनिट से कैसे MCQ एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो मात्र ये वीडियो काफी है आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। आज की इस वीडियो में लगभग मैं 130 से 35 इंपॉर्टेंट MCQs आपको बताने वाली हूँ आपकी हर यूनिट से, यानी यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी यूनिट है सभी से बनने वाले इंपॉर्टेंट MCQs बताऊंगी कि कैसे MCQ आएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो बस यही एक वीडियो देखकर आप एग्जाम में चले जाइए, आप पूरे नंबर से पास हो जाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन वाज श्री अरबिंदो बॉर्न। श्री अरबिंदो का बॉर्न कहाँ पर हुआ, कब हुआ था। तो व्हेन यानी कब, तो कब हुआ था बॉर्न श्री अरबिंदो का, तो श्री अरबिंदो का बॉर्न हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेयर वाज श्री अरबिंदो बॉर्न। श्री अरबिंदो का बॉर्न कहाँ पर हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो देखिए श्री अरबिंदो का जो बॉर्न हुआ था वो 1872 में कलकत्ता में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपकी जो 8 यूनिट्स हैं हम सभी से बनने वाले इंपॉर्टेंट MCQs देखेंगे। यूनिट नंबर 1 में आपको कई सारे राइटर्स के कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, तो राइटर्स से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट MCQ है वो हम पहले देखेंगे। एक सीक्वेंस में हर यूनिट से बनने वाला इंपॉर्टेंट MCQ हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट MCQ है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो का फुल नेम क्या था। तो देखिए श्री अरबिंदो के नाम से इनको जाना जाता है, लेकिन इनका रियल नेम जो था, फुल नेम जो था वो था अरबिंदो घोष। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर डिड श्री अरबिंदो रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन। तो इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन कहाँ से देखिए अचीव की, तो इन्होंने इंग्लैंड से की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो ये इंग्लैंड जाकर पढ़ते हैं, वहाँ से पढ़कर फिर ये वापस इंडिया रिटर्न होते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड श्री अरबिंदो रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड। तो जब ये अपनी एजुकेशन के लिए इंग्लैंड जाते हैं तो फिर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो इंडिया किस ईयर में रिटर्न होते हैं, यानी इंडिया कब वापस आते हैं। तो 1893 में ये वापस इंडिया आते हैं इंग्लैंड से, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच मूवमेंट वॉज श्री अरबिंदो एसोसिएटेड विद। तो देखिए श्री अरबिंदो जो थे ये इंग्लिश राइटर तो थे ही इंडिया के, और साथ ही साथ ये पॉलिटिशियन भी थे। इन्होंने जो फ्रीडम फाइटिंग के लिए, मतलब कि देश को आज़ाद कराने के लिए जो मूवमेंट चल रहा था उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते थे। तो ये किस मूवमेंट के साथ जुड़े, तो जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पर, यानी जब 1905 में 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में जब बांट दिया था, उस टाइम जो मूवमेंट शुरू हुआ था स्वदेशी मूवमेंट, इसमें उन्होंने ज्वाइन किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये सारा ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा। आपके MCQ में सारे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे राइटर से रिलेटेड। आपकी जो एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी है, प्रोज डिवाइसेस हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, एसेज हैं, सभी से कैसे MCQ बनेगा हम एक सीक्वेंस में इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए मात्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये एक वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी कंप्लीट करा देगा। चलिए देखिए, श्री अरबिंदो वॉज आल्सो नोन एज ए ग्रेट पोएट एंड फिलोसोफर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच आश्रम वॉज फाउंडेड बाई श्री अरबिंदो। जब आप लोगों ने हमारे साथ जुड़कर अपनी टोटल 8 यूनिट्स को डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद होंगी, क्योंकि जो हम फुल डिटेल क्लास कराते हैं आपके हर एक यूनिट की, उसमें हम सारे इन टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करके पढ़ाते हैं। तो डिटेल क्लास भी आपके ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, और साथ ही साथ जो हम क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं उनके थ्रू आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये केवल एक वीडियो जिसमें आपके 8 यूनिट्स के सारे MCQ को कवर किया जाएगा,
और बस यही वीडियो देखकर भी आप एग्जाम में चले जाते हैं तो आप इजीली बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, श्री अरबिंदो जो आश्रम बनाते हैं तो वो आश्रम कौन सा था? तो अरबिंदो आश्रम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इनके नाम पर ही है तो आपको अपना ऑप्शन ढूंढना आसान होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज द अरबिंदो आश्रम लोकेटेड? तो कहाँ पर श्री अरबिंदो का आश्रम बना? तो जो इन्होंने अरबिंदो आश्रम बनाया वो आश्रम किस जगह पर बनाया था? तो पांडिचेरी में बनाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, पांडिचेरी। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज द मदर एज एंड वर्क विद श्री अरबिंदो? तो श्री अरबिंदो के आश्रम में वो कौन थी जिनको मदर के नाम से जाना जाता था और वो श्री अरबिंदो के साथ काम करती थी? तो देखिए, श्री अरबिंदो ने जिनको अपने आश्रम में रखा था, जिनको आश्रम के लोग मदर कहा करते थे, वो थी मीरा अल्फासा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, मीरा अल्फासा। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लासेस के टाइम पढ़ा चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फेमस पोएम वॉज रिटन बाय श्री अरबिंदो? श्री अरबिंदो ने इन चार ऑप्शन में से कौन सी पोएम लिखी है जो कि काफ़ी फेमस है? तो सावित्री इनकी बहुत ही फेमस पोएम है। गीतांजलि तो आप जानते ही रविन्द्रनाथ टैगोर की है। चलिए अब नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन डिड श्री अरबिंदो पास अवे? तो श्री अरबिंदो पास अवे यानी इनकी डेथ कब हुई? तो इनकी डेथ कब हुई थी? 1915 में। तो 1950 में, तो 1950 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच लैंग्वेज डिड श्री अरबिंदो मेनली राइट्स हिज वर्क? तो किस लैंग्वेज में श्री अरबिंदो अपने वर्क को लिखा करते थे? तो ये इंग्लिश राइटर थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, ये इंग्लिश में लिखा करते थे। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कॉन्सेप्ट इज मेनली एसोसिएटेड विद श्री अरबिंदोज फिलोसफी? तो कौन सा कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड है श्री अरबिंदो की फिलोसफी यानी दर्शन के साथ? तो इंटीग्रल योगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच पब्लिकेशन वॉज एडिटेड बाय श्री अरबिंदो? तो कौन सा, मतलब कि यहाँ पे देखो चार पत्रिकाएं दी गई हैं जिसमें से श्री अरबिंदो कौन सी पब्लिकेशन को एडिट करते थे? तो वंदे मातरम को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो अभी तक जितने भी एमसीक्यूज मैंने आपको बताया वो सब श्री अरबिंदो से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके एग्जाम 2026-27 में या आने वाले सभी वर्षों में पूछे जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ से रविन्द्रनाथ टैगोर से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उसके बाद हम सरोजिनी नायडू है, कमला मार्कंडेय, नयनतारा सहगल है, या केएस वेंकटरमण है, भवानी भट्टाचार्य, आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, सभी से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, प्रोसेस डिवाइसेस, शॉर्ट स्टोरी, एसेस, सभी से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन विच ईयर? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का बॉर्न किस ईयर में हुआ था? तो मैं आपको यूनिट पढ़ा चुकी हूँ तो आपको याद होगा। कंट्रीब्यूशन की वीडियो सभी राइटर्स पर हम अपलोड कर चुके हैं। इनका बॉर्न हुआ था 1861 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर वाज रविन्द्रनाथ टैगोर बॉर्न? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का बॉर्न कहाँ हुआ था? देखो 1861 में तो ये पैदा हुए, लेकिन कहाँ पर हुए? तो जोरासंको कलकत्ता में। तो जोरासंको हाउस कलकत्ता में इनका बॉर्न हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगर केवल ऑप्शन में आपका ये ना देकर कलकत्ता दे तो भी कलकत्ता पर ही आपको टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क? यहाँ चार ऑप्शन में से कौन सा वर्क ऐसा है ऑन कमाया टैगोर नोबेल प्राइज? तो इन चार ऑप्शन में से किस बुक पर, किस वर्क पर रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था नोबेल प्राइज? तो गीतांजलि पर रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दिया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर पूरे इंडिया और साथ ही साथ पूरे एशिया के वो फर्स्ट व्यक्ति थे, पहले इंसान थे जिनको नोबेल प्राइज लिटरेचर के फील्ड में दिया गया था। तो गीतांजलि इनका बहुत ही फेमस वर्क है, उसी पर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए देखिए, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने रिसीव किया द नोबेल प्राइज इन विच ईयर? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस ईयर में नोबेल प्राइज रिसीव किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को किस ईयर में नोबेल प्राइज दिया गया था? 1913 में, यानी 1913 में इनकी बहुत ही फेमस वर्क गीतांजलि पर इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय टैगोर? यहाँ देखो
पहला है नालंदा यूनिवर्सिटी, दूसरा है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, तीसरा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और चौथा है शानकी निकेतन यूनिवर्सिटी। तो देखो इन्होंने जो एक छोटा सा स्कूल खोला था लेकिन बाद में वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस हो गई है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट होगा, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, टैगोर वाज द फर्स्ट एशियन टू विन द नोबेल प्राइज इन विच फील्ड। फर्स्ट एशियन थे, देखो इंडिया के तो ये पहले इंसान थे ही जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था, और साथ ही साथ पूरे एशिया के भी ये फर्स्ट इंसान थे, पहले इंसान थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो किस फील्ड में किया गया था? तो लिटरेचर की फील्ड में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड आफ्टर विच इवेंट। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की जो उपाधि इनको दी गई थी, कब इन्होंने रिटर्न कर दी? गेव अप यानी छोड़ दिया या लौटा दिया। देखो ब्रिटिश सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बाद में इस उपाधि को ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया और कहा कि मुझे आपकी ये उपाधि नहीं चाहिए। तो क्यों लौटाया था, किस वजह से लौटाया था? तो देखिए जब जलियांवाला बाग में स्कैर हुआ था, यानी जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था अमृतसर में, उस टाइम बहुत ही ज़्यादा निर्दोष लोगों को मारा गया था, निहत्थे लोगों को मारा गया था। तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा मुझे ऐसे लोगों की उपाधि नहीं चाहिए, ऐसे लोगों का अवार्ड नहीं चाहिए जो मजलूमों पर या निहत्थों पर गोलियां चलाते हों। तो ये कहकर उन्होंने अपनी इस उपाधि को वापस ब्रिटिश सरकार को दे दिया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्लासेस पढ़ाते टाइम सब आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच नेशनल एंथम वाज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। नेशनल एंथम कौन सा, यहाँ पर देखो चार ऑप्शन में से कौन सा नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है? तो जनगण मन, ऑप्शन नंबर बी, जो हमारे इंडिया का नेशनल एंथम है जनगण मन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच अदर कंट्रीज नेशनल एंथम वाज आल्सो रिटन बाय टैगोर। अच्छा, यहाँ पर चार कंट्री में से श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इन चारों में से किस कंट्री का नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है? तो बांग्लादेश वो देश है जहाँ पे जो नेशनल एंथम है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बांग्लादेश। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज टैगोर्स पॉपुलर निकनेम। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का पॉपुलर निकनेम क्या था? तो गुरुदेव के नाम से इन्हें जाना जाता है आज भी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ गीतांजलि। तो गीतांजलि की इंग्लिश मीनिंग क्या है? तो सॉन्ग ऑफरिंग्स। चलो ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैगोर रोड द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश टाइटल। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो नेशनल एंथम लिखा है बांग्लादेश का, उसका टाइटल क्या है? तो आमार सोनार बांग्ला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर फादर्स नेम वाज। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच ईयर रविन्द्रनाथ टैगोर डाई। तो किस ईयर में, किस सन में रविन्द्रनाथ टैगोर की डेथ हो गई? तो 1941 में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो हमने अभी रविन्द्रनाथ टैगोर से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे हैं, आइए अब सरोजिनी नायडू से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखते हैं। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है इंडिया की, जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। व्हेन वाज सरोजिनी नायडू बॉर्न। सरोजिनी नायडू कब पैदा हुई थी? तो ये पैदा हुई थी 13 फरवरी 1879 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बॉर्न एंड डाइट डेट आपको अच्छे से याद रखना है कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और डेथ कब हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज सरोजिनी नायडू बॉर्न। सरोजिनी नायडू का बॉर्न कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच टाइटल वाज गिवन टू सरोजिनी नायडू। तो द आयरन लेडी ऑफ इंडिया, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, द क्वीन ऑफ झांसी, द लेडी विद द लैम्प। तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, सरोजिनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन। सरोजिनी नायडू पहली वुमेन थी गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो सरोजिनी नायडू पहली वुमेन थी जो गवर्नर बनती हैं। तो इंडिया के किस स्टेट की ये गवर्नर बनती हैं? तो उत्तर प्रदेश की बनती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू वॉज एसोसिएटेड विद विच पॉलिटिकल पार्टी।
तो ये किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ी थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इंस्पायर्ड सरोजिनी नायडू टू ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट? तो सरोजिनी नायडू को किसने इंस्पायर किया फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ने के लिए? देखो, ये पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ी हुई थी और इंडिया के लिए जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था इसमें भी ये पार्टिसिपेट करती हैं। तो किससे इंस्पायर्ड होकर? महात्मा गांधी से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सरोजिनी नायडू फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन? सरोजिनी नायडू के पोएट्री का पहला कलेक्शन क्या है? तो इनकी पोएट्री का जो फर्स्ट कलेक्शन है वो है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ऑप्शन नंबर ए और राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर डिड सरोजिनी नायडू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो किस ईयर में सरोजिनी नायडू बन जाती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की ये प्रेसिडेंट किस ईयर में बनी थी? तो 1925 यानी 1925 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू पोएम आर रिटन मेनली इन विच लैंग्वेज? तो ये ज़्यादातर अपनी पोएम्स किस लैंग्वेज में लिखती थी? तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू इंडियन इंग्लिश राइटर थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा करती थी। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, व्हेन डिड सरोजिनी नायडू डाई? तो 1949 में इनकी डेथ हुई। देखो यहाँ पर 49 होगा, ठीक है, 1949। ऑप्शन नंबर बी ही राइट आपका है, 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुल्क राज आनंद से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखते हैं। व्हेन वाज मुल्क राज आनंद बॉर्न? तो इनका बॉर्न हुआ था 12 दिसंबर 1905 यानी कि 12 दिसंबर 1905 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर वाज मुल्क राज आनंद बॉर्न? तो मुल्क राज आनंद बॉर्न कहाँ पर हुआ था? इनका बॉर्न पेशावर में हुआ था, जो कि इस टाइम पाकिस्तान में है, लेकिन पहले ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, पेशावर में इनका बॉर्न हुआ था। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, मुल्क राज आनंद वॉज फेमस एज ए? तो ये फेमस किस रूप में थे? नॉवेलिस्ट, इंडियन नॉवेलिस्ट के रूप में। ये बहुत ही फेमस इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मुल्क राज आनंद फर्स्ट नॉवेल? यहाँ चार ऑप्शन में से कौन सा नॉवेल पहला नॉवेल है मुल्क राज आनंद का? तो अनटचेबल, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसकी समरी चैनल पे अपलोड है। देखिए, जो मुल्क राज आनंद थे वो ज़्यादातर लोअर कास्ट के ऊपर लिखा करते थे, इंडियन पुअर लोगों के ऊपर लिखा करते थे, जो इंडिया के गरीब लोग हैं या जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। ये जो जाति व्यवस्था वगैरह होती थी, ऊंच नीच जाति का भेदभाव जो होता था, इसके अगेंस्ट ये लिखा करते थे। तो अनटचेबल में भी इन्होंने एक ऐसे लड़के की स्टोरी बताई है जो कि एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, नाली साफ करने वाला लड़का है, उसकी स्टोरी है। तो अनटचेबल यानी कि अछूत, जिसे छूते नहीं हैं, अगर उसमें कोई टच हो जाए तो अपने आप को गंदा समझने लगे। तो मुल्क राज आनंद कास्ट सिस्टम पर बहुत ज़्यादा लिखा करते थे। और अनटचेबल की समरी मैं पढ़ा चुकी हूँ। जब आप आगे अपने बीए के आगे बढ़ोगे सेमेस्टर में तो आपको ये नावल पढ़ने के लिए भी मिलेगा। तो बहुत अच्छा नावल है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ा चुकी हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुल्क राज आनंद वर्क मेनली डील विद? तो मुल्क राज आनंद के नावल मतलब ज़्यादातर किस चीज़ पर डील करते थे? तो लिव्स ऑफ पुअर एंड अप्रोच्ड पीपुल, गरीब लोगों के जीवन पर, और जो लोग उत्पीड़ित होते थे, जिनका शोषण किया जाता था, जो गरीब होते थे या लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो उनके ऊपर ये ज़्यादातर लिखा करते थे। तो इनके वर्क इन्हीं चीज़ों पर डील करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मतलब इनके वर्क का टॉपिक ही यही होता है कि उन लोगों के बारे में लिखना जो गरीब हों, मजलूम हों, जिनके ऊपर जुल्म किया जाए, शोषण किया जाए, लोअर कास्ट के हों, जिनके साथ अन्याय हो रहा हो, तो उनको सोसाइटी में ऊंचा उठाने की ये बात करते थे। ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, विच नावल, कौन सा नावल ऑफ मुल्क राज आनंद का, मुल्क राज आनंद का कौन सा नावल डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ ए स्वीपर बॉय? तो मुल्क राज आनंद का कौन सा नावल एक स्वीपर बॉय की स्टोरी को दिखाता है? स्वीपर बॉय का मतलब झाड़ू लगाने वाला या नाली साफ करने वाला। तो अनटचेबल में आप देखेंगे एक स्वीपर बॉय की स्टोरी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है।
आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच नॉवेल ऑफ मुल्क राज आनंद टेल्स द स्टोरी ऑफ ए यंग बॉय नेम्ड मोनू। तो विच नॉवेल, यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन सा नॉवेल है मुल्क राज आनंद का जिसमें एक कहानी बताई गई है एक जवान यंग लड़का की जिसका नाम मोनू है। तो कूली, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुल्क राज आनंद कंप्लीटेड हिज हायर स्टडीज इन। तो मुल्क राज आनंद ने अपने आगे की एजुकेशन, हायर एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन डिड मुल्क राज आनंद डाई? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। अब हम देखेंगे आर के नारायण से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता रही हूँ। बच्चे पूछते रहते हैं कि राइटर से कैसे एमसीक्यू बनेगा, मैम बता दीजिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वाज आर के नारायण बॉर्न? तो आर के नारायण कब बॉर्न हुए थे, यानी इनका जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1906, तो 10 अक्टूबर 1906 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, देखिए, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ आर के नारायण? तो आर के नारायण का पूरा नाम क्या है? तो देखो, इनका पूरा नाम है राशीपुरम कृष्णस्वामी नारायण, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्या नाम है? राशीपुरम कृष्णस्वामी नारायण। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आर के नारायण इज फेमस फॉर राइटिंग। आर के नारायण किस राइटिंग के लिए ज़्यादा फेमस हैं? तो ये नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज ज़्यादा लिखा करते हैं और आपके सिलेबस में दी गई है आर के नारायण की शॉर्ट स्टोरी अंडर द बनियान ट्री, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसकी समरी अपलोड है। मुल्क राज आनंद की जो शॉर्ट स्टोरी है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, जिसमें एक नाई की कहानी बताई है, एक बार्बर की कहानी बताई है, क्योंकि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं और उनके साथ कैसे अन्याय होता है, तो वो भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिक्शनल टाउन इज द सेटिंग फॉर मोस्ट ऑफ आर के नारायण्स नॉवेल? तो फिक्शनल टाउन कौन सा है जिसकी सेटिंग ज़्यादातर आर के नारायण के नॉवेल्स में आपको मिलेगी? तो मलगुड़ी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है। चलिए देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वाज आर के नारायण फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल? तो स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है आर के नारायण का फर्स्ट नॉवेल पब्लिश्ड हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन डिड आर के नारायण डाई? तो आर के नारायण की डेथ हुई थी 2001 यानी 2001 में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अब देखेंगे कमला मरकंडिया से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। व्हेन वाज कमला मरकंडिया बॉर्न? तो इनका बॉर्न हुआ था 23 जून 1924, 23 जून 1924 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये सारा क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एमसीक्यू पेपर में ओएमआर शीट पर यही सारा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, एक भी क्वेश्चन स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो इस बार आपके आने वाला एग्जाम में वही मैं आपको बता रही हूँ हर यूनिवर्सिटी के लिए। व्हेन डिड कमला मरकंडिया डाई? कमला मरकंडिया की डेथ कब हुई? तो डेथ इनकी कब हुई थी? देखिए 2004 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। वेयर वाज कमला मरकंडिया बॉर्न? तो इनका बॉर्न मैसूर में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये बात याद रखिएगा, कमला मरकंडिया मैसूर में पैदा हुई थी, साउथ इंडिया में। कमला मरकंडिया इज फेमस एज ए? तो कमला मरकंडिया प्रसिद्ध है एज ए किस रूप में? तो नॉवेलिस्ट के रूप में। ये बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमला मरकंडिया फर्स्ट नॉवेल इज? तो कमला मरकंडिया का पहला नॉवेल है नेक्टर इन ए सीव। ये जब आप अपने बीए के थर्ड ईयर में जाओगे तब आपको मिलेगा नेक्टर इन ए सीव। कमला मरकंडिया का बहुत ही फेमस नॉवेल है और इसकी समरी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आगे आप जब जाओगे थर्ड ईयर में तब आप देखोगे। बहुत ही अच्छा नॉवेल है, बहुत ही फेमस नॉवेल है नेक्टर इन ए सीव, ये इनका फर्स्ट नॉवेल है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन वाज नयनतारा सहगल बॉर्न? नयनतारा सहगल का बॉर्न कब हुआ था? तो 10 मई 1927, 10 मई 1927 को नयनतारा सहगल पैदा हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इनके कॉन्ट्रीब्यूशन पर भी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, कमला मरकंडिया पर भी कर चुकी हूँ, सभी का कर चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा फुल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो। बाकी ये एमसीक्यूज वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखकर अच्छे से तैयारी कीजिए। नयनतारा सहगल इज फेमस एज ए? तो नयनतारा सहगल एक नॉवेलिस्ट एंड पॉलिटिकल राइटर के रूप में फेमस है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। फटाफट से क्वेश्चंस को देखकर आगे बढ़ते हैं क्योंकि सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
नयनतारा सहगल इज रिलेटेड टू विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो किस भारतीय प्रधानमंत्री से इनका संबंध है नयनतारा सहगल का? तो जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये इनके बहन की बेटी हैं, तो ये इनकी भांजी लगती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है नयनतारा सहगल वाज अवार्डेड विच प्रेस्टिजियस इंडियन अवार्ड। तो भारत के किस प्रतिष्ठित अवार्ड से, किस प्रेस्टिजियस अवार्ड से नयनतारा सहगल को सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकेडमी अवार्ड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नयनतारा सहगल इज डॉटर ऑफ। तो ये विजय लक्ष्मी पंडित की बेटी हैं, इनकी मदर का नाम है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ नयनतारा सहगल्स नॉवेल डिपिक्ट्स द इमरजेंसी पीरियड इन इंडिया। तो कौन सा नॉवेल नयनतारा सहगल का इमरजेंसी पीरियड को दिखाता है इंडिया के? तो रिच लाइक अस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये इनका बहुत ही फेमस नॉवेल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है व्हेन वाज के.एस. वेंकटा रमनी बॉर्न। तो के.एस. वेंकटा रमनी का कंट्रीब्यूशन भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। इनका जन्म हुआ था 1891 में। ये सारा एमसीक्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है व्हेन डिड के.एस. वेंकटा रमनी डाई। तो इनकी डेथ हुई थी 1952, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है के.एस. वेंकटा रमनी वाज फेमस एज ए। तो ये नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट के रूप में फेमस है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज वन ऑफ द फेमस वर्क ऑफ के.एस. वेंकटा रमनी। तो यहाँ चार ऑप्शन में से कौन सा वर्क के.एस. वेंकटा रमनी का बहुत ही फेमस वर्क है? तो मुरुगन द टीलर, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट फेमस वर्क है, यानी के.एस. वेंकटा रमनी का बहुत ही फेमस वर्क है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हेन वाज भवनी भट्टाचार्य बॉर्न। तो इनका बॉर्न हुआ था 1906 में, ऑप्शन नंबर ए राइट है। व्हेन डिड भवनी भट्टाचार्य डाई। तो इनकी डेथ हुई थी 1988 यानी 1988 में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भवनी भट्टाचार्य वाज फेमस एज ए। तो ये फेमस है नॉवेलिस्ट के रूप में, इंडियन नॉवेलिस्ट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस नॉवेल बाई भवनी भट्टाचार्य। सो मेनी हैंगर्स, यहाँ पर चार ऑप्शन में से सो मेनी हैंगर्स भवनी भट्टाचार्य का बहुत ही फेमस नॉवेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हमने यूनिट नंबर 1 से बनने वाले सारे राइटर्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लिया। अब यूनिट नंबर 2 से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, जैसे कि प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नरेटिव टेक्निक या स्ट्रक्चर से कैसे एमसीक्यू आपके एग्जाम में बनेगा। व्हाट इज द प्लॉट ऑफ ए स्टोरी। तो स्टोरी का प्लॉट क्या होता है? आप हमारे साथ यूनिट्स को पढ़ चुके हैं, यूनिट्स पढ़े होंगे, तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को पहचानना आपके लिए 1 मिनट का काम होगा, 1 सेकंड का काम होगा। आप फटाफट से अपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो द मेन इवेंट्स ऑफ द स्टोरी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करने जाऊँगी, राइट आंसर बोलकर आगे बढ़ती रहूँगी, क्योंकि हम 8 यूनिट का एमसीक्यू यहाँ कवर कर रहे हैं, तो वीडियो थोड़ा तो लंबा बन ही जाएगा, लेकिन आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है तो पूरा देखिएगा। और साथ ही साथ आप डिटेल यूनिट्स को देखकर अपने एग्जाम की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। मतलब कि देखो डिटेल वीडियो से क्या फ़ायदा होगा कि ये आप फ़ौरन से पकड़ लोगे और समझ जाओगे कि क्यों प्लॉट में मेन इवेंट्स ऑफ स्टोरी ही राइट आंसर है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी क्लासेस करने पर, तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। हु आर द कैरेक्टर्स इन ए स्टोरी। स्टोरी में कैरेक्टर कौन होता है? तो द पीपुल और एनिमल, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है स्टोरी के अंदर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डज कैरेक्टराइजेशन मीन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या है? तो हाउ द ऑथर डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स। कोई भी राइटर, कोई भी ऑथर कैरेक्टर्स को कैसे डिस्क्राइब करेगा स्टोरी के अंदर, वो हो जाता है कैरेक्टराइजेशन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज नरेटिव टेक्निक। नरेटिव टेक्निक क्या है? तो नरेटिव टेक्निक होता है द वे ए स्टोरी इज टेल्ड, कि मतलब किस तरीके से स्टोरी को राइटर कहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखिए, व्हाट इज सेटिंग ऑफ ए स्टोरी। सेटिंग क्या होता है किसी भी स्टोरी में? तो द टाइम एंड प्लेस ऑफ ए स्टोरी। स्टोरी के अंदर टाइम और प्लेस दोनों को दिखाता है सेटिंग, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, 100% यही एमसीक्यूज आने वाले हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टोरी। तो स्ट्रक्चर होता है हाउ द स्टोरी इज ऑर्गेनाइज्ड, मतलब स्टोरी को राइटर किस तरीके से लिखेगा, स्टोरी का बिगिनिंग, मिडल, एंड पॉइंट क्या होगा, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा, वो बन जाता है स्ट्रक्चर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है द क्लाइमैक्स ऑफ ए स्टोरी इज। तो स्टोरी में जो क्लाइमैक्स होता है वो होता है स्टोरी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट।
तो ऑप्शन नंबर बी द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी राइट आंसर है। कॉन्फ्लिक्ट इन ए स्टोरी मीन्स किसी स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, यूनिट नंबर 2 में पूरा आपको पढ़ा चुकी हूँ, यूनिट नंबर 2 में। तो कॉन्फ्लिक्ट होता है द मेन प्रॉब्लम द कैरेक्टर्स फेस। स्टोरी में कोई भी कैरेक्टर जो मेन हीरो या हीरोइन होते हैं वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, वही होता है कॉन्फ्लिक्ट। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है व्हाट इज फर्स्ट पर्सन नरेशन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ व्यू। किस पॉइंट ऑफ व्यू में स्टोरी नरेट की जा रही है। तो किसी स्टोरी में कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट पर्सन ही नरेटर है। तो द स्टोरी इज टोल्ड, स्टोरी कही जाएगी द मेन कैरेक्टर यूजिंग आई। तो स्टोरी के अंदर जब आई का यूज करके स्टोरी सुनाई जाती है तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है व्हाट इज थर्ड पर्सन नरेशन। तो स्टोरी टोल्ड यूजिंग, नहीं देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज थर्ड पर्सन नरेशन। तो थर्ड पर्सन में हो जाएगा स्टोरी टोल्ड यूजिंग ही, शी और दे। मतलब कि स्टोरी में ही, शी और दे का यूज होगा तो समझ जाना कि थर्ड पर्सन नरेशन है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ ए स्टोरी कॉल्ड। स्टोरी का बिगिनिंग पॉइंट क्या कहलाता है, इंट्रोडक्शन कहलाता है। क्योंकि जब भी कोई स्टोरी शुरू होती है तो हम कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं कि कितने कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या नाम है, ये सारी चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है व्हाट इज द एंडिंग ऑफ ए स्टोरी कॉल्ड। तो एंडिंग हो जाता है रिजोल्यूशन, और इंट्रोडक्शन यानी बिगिनिंग हो जाता है और स्टोरी का एंड रिजोल्यूशन हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, रिजोल्यूशन। चलिए देखिए अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है द मेन कैरेक्टर ऑफ ए स्टोरी इज कॉल्ड। तो स्टोरी के अंदर मेन कैरेक्टर को क्या कहा जाता है। तो लिटरेचर की लैंग्वेज में प्रोटागोनिस्ट, जिसको हीरो भी कहा जाता है, तो प्रोटागोनिस्ट कहा जाता है या हीरो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर हीरो ना देखे केवल प्रोटागोनिस्ट दे तब भी समझ जाएगा कि कैरेक्टर ही जो होता है मेन वो प्रोटागोनिस्ट होता है यानी हीरो। द बैड कैरेक्टर ऑफ ए स्टोरी इज कॉल्ड। तो बैड कैरेक्टर एंटागोनिस्ट होता है जो कि प्रोटागोनिस्ट का अपोजिट होता है, तो ये विलेन होता है स्टोरी के अंदर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है व्हाट इज द थीम ऑफ ए स्टोरी। स्टोरी के अंदर थीम क्या है, मैं आपको कई बार पढ़ा चुकी हूँ। द मेन आइडिया और मैसेज जो होता है वही थीम है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट है डायलॉग इन ए स्टोरी मीन्स। स्टोरी के अंदर डायलॉग का मतलब होता है कोई भी जो कैरेक्टर है वो क्या बोल रहा है। तो कन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स, कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत बिटवीन कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के बीच जो बातचीत होती है वो डायलॉग कही जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है द टर्निंग पॉइंट ऑफ ए स्टोरी इज कॉल्ड। टर्निंग पॉइंट क्लाइमैक्स होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू। तो पॉइंट ऑफ व्यू होता है हु टेल्स द स्टोरी। स्टोरी को टेल कौन कर रहा है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आपका अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ए स्टोरी टोल्ड बाय आई इज। जब एक स्टोरी में आई के थ्रू स्टोरी को नरेट किया जाता है यानी मैं उसमें बार बार आता है तो ये फर्स्ट पर्सन होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है ए स्टोरी यूजिंग ही, शी और दे इज, तो वो थर्ड पर्सन होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट इन ए स्टोरी। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कहानी में प्रॉब्लम्स का आ जाना हीरो हीरोइन के जिंदगी में यानी मेन कैरेक्टर की जिंदगी में। तो ए प्रॉब्लम और स्ट्रगल इन ए स्टोरी इज कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द स्टोरी कम्स आफ्टर द क्लाइमैक्स। तो विच पार्ट, क्लाइमैक्स के बाद कौन सा पार्ट आता है, ये सब आपके प्लॉट का ही एक पार्ट हो जाएगा, प्लॉट का ही इवेंट है। यूनिट नंबर 2 आप पढ़िएगा, मैं पढ़ा चुकी हूँ। रिजोल्यूशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है यानी क्लाइमैक्स के बाद जो पार्ट आता है वो रिजोल्यूशन है यानी स्टोरी खत्म की ओर जाती है, एंडिंग की ओर बढ़ती है। अगला है व्हाट इज सेटिंग। तो सेटिंग होता है प्लेस और टाइम ऑफ ए स्टोरी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लॉट। प्लॉट का फर्स्ट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन या एक्सपोजिशन यानी शुरुआती हिस्सा, यानी शुरुआत होती है। एक्सपोजिशन मतलब भी शुरुआत होती है, बिगिनिंग मतलब कह लीजिए। अगला है व्हाट इज राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन प्लॉट का ही पार्ट होता है। इवेंट्स दैट बिल्ड द स्टोरी टुवर्ड द क्लाइमैक्स। तो राइजिंग एक्शन के बाद क्लाइमैक्स आता है, ये सब प्लॉट का ही इवेंट है। यूनिट नंबर 2 जरूर पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है व्हाट इज फॉलोइंग एक्शन। तो फॉलोइंग एक्शन होता है इवेंट आफ्टर द क्लाइमैक्स लीडिंग टू द एंड। तो क्लाइमैक्स के बाद
फॉलोइंग एक्शन आता है, इसके बाद स्टोरी रिजोल्यूशन की ओर यानी एंडिंग की ओर बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। बार बार कह रही हूँ, यूनिट नंबर 2 जरूर देखिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। अगला है व्हाट डज द थीम ऑफ ए प्रोज वर्क रिफर टू। अब यूनिट नंबर 3 से बनने वाले यानी प्रोज डिवाइसेस से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखिए जो एग्जाम में बनेंगे, आपसे पूछे जाएंगे। तो व्हाट डज द थीम ऑफ ए प्रोज वर्क रिफर, तो थीम क्या होता है किसी भी वर्क के अंदर, तो द मेन आइडिया और मैसेज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डिक्शन रिफर्स टू, डिक्शन होता है वर्ड्स को चूज करना, राइटर कुछ भी लिखने से पहले वर्ड्स को चूज करता है। तो द चॉइस ऑफ वर्ड्स बाय द राइटर्स, इन सबको समझने के लिए यूनिट नंबर 3 पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से ये सारा समझ आ जाएगा। यूनिट्स को पढ़े रहेंगे तो एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको नहीं भी पता होगा तो भी आप अपने एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर लेकर आओगे। इसलिए बार बार कहती हूँ क्लासेस जरूर किया करें जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। हम आपकी 8 यूनिट हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट कराते हैं। इन्वर्जन इन प्रोज इज, इन्वर्जन का मतलब होता है उलट पुलट कर देना, तो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स फॉर इफेक्ट, यानी वर्ड्स को इधर उधर उलट पुलट देना इफेक्ट पैदा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, ये भी यूनिट नंबर 3 में पढ़ा चुकी हूँ। ह्यूमर इन प्रोज इज यूज टू, तो ह्यूमर का मतलब होता है हंसाने के लिए राइटर वर्क में अपने ह्यूमर का यूज़ करता है। ये एक प्रोज डिवाइस है, तो जब अपने रीडर को हंसाना चाहता है तो मेक रीडर लॉफ, तो रीडर को हंसाने के लिए राइटर ह्यूमर का यूज़ करता है। और जब उसको उदास करना होता है पैथोस का यूज़ कर देता है। तो ह्यूमर पैथोस एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ए फनी स्टोरी अबाउट ए क्लमजी मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक बहुत ही फनी स्टोरी है जिसमें क्लमजी मैन यानी अनाड़ी आदमी की कहानी है, क्लमजी मैन की कहानी है। तो ये स्टोरी कैसा एग्जाम्पल है, ह्यूमर, क्योंकि उसमें हंसी मजाक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब देखो पैथोस इन प्रोज यूज टू, पैथोस भी एक प्रोज डिवाइस है, इसका यूज राइटर अपने रीडर को सैड करने के लिए करता है। तो मेक रीडर फील इमोशंस लाइक पीटी और सैडनेस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पैथोस जब होगा तो रीडर पढ़कर स्टोरी उदास हो जाएगा क्योंकि उसमें सैडनेस आ जाती है। ए स्टोरी ऑफ ए पुअर चाइल्ड स्ट्रगलिंग टू गेट एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कि एक गरीब लड़का, एक कहानी में एक गरीब लड़का है जो पढ़ाई यानी शिक्षा एजुकेशन के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो ये कैसा एग्जाम्पल, जैसे आप कोई मूवी देखें तो आप देखें एक लड़का है बहुत गरीब है लेकिन वो अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, जिसके लिए वो बहुत दिन रात स्ट्रगल करता है। उसके पास पैसे नहीं है मगर वो भी फिर भी पढ़ता है, कोशिश करता है, लगा रहता है। तो आपको दया आएगी, सिंपैथी होगी। तो यहाँ पर पैथोस आ जाता है, यानी कि ऐसा प्रोज डिवाइस पैथोस है जो रीडर को थोड़ा सैड कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, अब देखो शॉर्ट स्टोरी से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। हु इज सीरियसली इल इन द स्टोरी, तो ये द लास्ट रिलीफ शॉर्ट स्टोरी से पूछा गया है जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है यूनिट नंबर 4 में। अच्छा देखो, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 में शॉर्ट स्टोरी है। यूनिट नंबर 4 में आपको दिया गया है द लास्ट रिलीफ बाय ओ हेनरी, द लेमेंट बाय एंटोन चेखव और द टेरर बाय गाई डे मॉपासां। तो आप इस पर सभी पर अलग अलग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम शॉर्ट स्टोरी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट नंबर 1, 2, 3 और एसेस से कर रहे हैं। शॉर्ट स्टोरी से भी करेंगे लेकिन थोड़ा कम, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी आपके सिलेबस में 6 दी गई है। द लेमेंट, द लास्ट लीफ, द टेरर, अंडर द बनियान ट्री, गेम्स एट ट्वाइलाइट और उसके अलावा है द बागस ट्रेड यूनियन। 6 शॉर्ट स्टोरी आपके सिलेबस में दी गई है और 6 पर अलग वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। सभी में मैंने 50-50 एमसीक्यू शॉर्ट स्टोरीज के लिए बताया, यानी द लास्ट लीफ के लिए 50, द लेमेंट के लिए 50 और उसके अलावा जितनी भी शॉर्ट स्टोरी है सभी के लिए। तो यहाँ पर ये बात इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में चेक करके शॉर्ट स्टोरी से बनने वाले क्वेश्चन को तैयार कर लें, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी से भी एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो आपका डाउट क्लियर करना था इसलिए यहीं पर बता दी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे कि आपको शॉर्ट स्टोरी के एमसीक्यू को तैयार करने के लिए क्या करना है। प्लेलिस्ट को चेक करना है और हर स्टोरी के लिए अलग अलग वीडियो बनाई है एमसीक्यू की, तो आप देखकर तैयार कर लीजिए। तो द लास्ट लीफ में कौन सीरियसली बीमार है, तो जॉन्सी है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हु इज जॉन्सीज फ्रेंड एंड केयर्स फॉर हर। तो शॉर्ट स्टोरी जो है द लास्ट लीफ में जॉन्सी की दोस्त कौन है जो उसकी केयर करती है, ख्याल रखती है, तो सू है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आप देखते हैं जब जॉन्सी बीमार पड़ जाती है तो सू हर मुमकिन कोशिश करती है उसको बेटर करने की। हु इज़ द ओल्ड आर्टिस्ट इन द स्टोरी, बेहरमैन, जो कि 60 साल का बूढ़ा आर्टिस्ट है द लास्ट लीफ शॉर्ट स्टोरी में। अगला क्वेश्चन है हु पेंट्स, कौन पेंट करता है द लास्ट लीफ ऑन द वॉल, वाल पर, दीवार पर आखिरी पत्ता कौन बनाता है, तो बेहरमैन ही बनाता है। क्यों बनाता है, शॉर्ट स्टोरी आपने पढ़ी है ना हमारे साथ, बहुत बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है ना, पढ़कर मज़ा आ जाता है, कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड में जाकर तो हर रीडर शॉक्ड हो जाता है, मतलब एकदम
शॉकिंग एंड उसका है। तो अगर आपने नहीं पढ़ी तो पढ़िएगा ज़रूर। द लास्ट लीव बाय सक्सेस मास्टर पॉइंट आप चैनल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, हमने पढ़ाया है। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी? तो द लास्ट लीव स्टोरी का मेन थीम है फ्रेंडशिप एंड सेक्रीफाइस। बेहरमैन का सेक्रीफाइस और स्यू की फ्रेंडशिप। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज बेहरमैन्स एक्शन टीच अस? बेहरमैन का एक्शन इस स्टोरी में हमें क्या सिखाता है? तो सेल्फलेस लव एंड कॉरेज, साहस और उसका सेल्फलेस जो प्यार है वो जॉन्सी के लिए एक पत्ता बनाता है जो उसको जीने की उम्मीद देता है भले ही इसकी डेथ हो जाती है। तो बेहरमैन तो मर जाता है लेकिन मरते मरते वो एक लड़की को, एक यंग गर्ल को जीने की वजह दे जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस? ये शॉर्ट स्टोरी कहाँ पर इसकी सेटिंग रखी गई है? तो न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू बेहरमैन एट द एंड ऑफ द स्टोरी? तो बेहरमैन एंड में क्या करता है? तो एंड में क्या करता है? ही डाइज ऑफ न्यूमोनिया, उसको भी न्यूमोनिया हो जाता है और वो मर जाता है क्योंकि ये रात में आधी रात को आधी तूफान में जाकर क्या करता है? पेंटिंग बनाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्टडीज अकॉर्डिंग टू बेकन? आपके सिलेबस में दिया गया है बेकन ऑफ स्टडीज। फ्रांसिस बेकन का एस्से है ऑफ स्टडीज, उसकी समरी में पढ़ा चुकी हूँ। आज अब देखो उससे बनने वाले एमसीक्यू। अच्छा देखो शॉर्ट स्टोरी के लिए मैंने आपको बताया ना, आप अलग वीडियो देख लीजिएगा, अपलोड है, तो आपको सारी शॉर्ट स्टोरी के एमसीक्यूज उसमें मिल जाएंगे। अब फ्रांसिस बेकन के एस्से ऑफ स्टडीज से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखिए। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्टडीज अकॉर्डिंग टू बेकन? तो फ्रांसिस बेकन के अकॉर्डिंग स्टडी का क्या पर्पस है? तो डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बेकन स्टडीज सर्व एज, तो बोथ पर्सनल इंजॉयमेंट एंड प्रोफेशनल स्किल। तो स्टडी हमें क्या सर्व करता है? हमें पर्सनल इंजॉयमेंट भी देता है और हमारी स्किल को भी प्रोफेशनल बनाता है अकॉर्डिंग टू बेकन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीज मेंशन्ड बाय बेकन? तो यहाँ पर चार ऑप्शन में से कौन सा बेनिफिट नहीं है स्टडी का अकॉर्डिंग टू बेकन, यानी राइटर के अकॉर्डिंग? तो फेम। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट है बेकन सजेस्ट दैट रीडिंग मेक्स ए पर्सन। फ्रांसिस बेकन अपने इस हिस्से में क्या सजेस्ट करते हैं कि रीडिंग इंसान को क्या बनाता है? फुल ऑफ नॉलेज बट नॉट नेसेसरली वाइज, मतलब कि उसको नॉलेज से भर देता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बुद्धिमान ही हो। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखिए। हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन सर रॉजर एट चर्च? सर रॉजर एट चर्च जोसेफ एडिसन का एस्से है, यही मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो कैरेक्टर कौन है इस एस्से में? तो सर रॉजर डी कॉवेडली। ऑप्शन नंबर बी राइट है। द एस्से सर रॉजर एट चर्च रिटेन बाई, तो इसको लिखा है जोसेफ एडिसन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। सर रॉजर, वेयर डज सर रॉजर गो इन द एस्से? तो सर रॉजर चर्च में जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब देखिए आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हु इज द ऑथर ऑफ ड्रीम चिल्ड्रेन ए रेवरी? ड्रीम चिल्ड्रेन चार्ल्स लैम का एस्से आपके सिलेबस में दिया गया है, इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ और ड्रीम चिल्ड्रेन पर ऑलरेडी मैं अलग से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो प्रोवाइड करा चुकी हूँ। तो आपको सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए ड्रीम चिल्ड्रेन की अलग से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियोस हमारे चैनल पर चेक करके देखनी होगी। तो आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके राइटर हैं चार्ल्स लैम। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ड्रीम चिल्ड्रेन ए रेवरी इज रिटन इन विच फॉर्म? तो इसको लिखा गया एस्से की फॉर्म में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसके अलग एमसीक्यू की वीडियो जो हमने अपलोड की है आप ज़रूर देखिएगा। अगला है हु आर द टू चिल्ड्रेन इन द एस्से? इस एस्से में चार्ल्स लैम को सपना आता है, दो बच्चे सपने में आते हैं जो कि इनकी शादी नहीं हुई है, बट ये सपना देखते हैं कि एक बेटी एक बेटा इनके सपने में आते हैं जिसको ये अपनी बचपन की कहानी सुनाते हैं। तो बेटी है एलिस, बेटा है जॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट है। व्हाट डज द वर्ड रिवरी मीन? तो रिवरी का मतलब क्या है? रिवरी का मतलब होता है दिन में देखा गया सपना। तो ड्रीम चिल्ड्रेन यानी सपने में बच्चे हैं, ए रेवरी यानी कि दिन में देखा गया सपना, तो डे ड्रीम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट है हु इज़ द नरेटर इन ड्रीम चिल्ड्रेन? ड्रीम चिल्ड्रेन में नरेटर कौन है? तो एलिया चार्ल्स लैम ही हैं, तो यही नरेटर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अच्छा देखो, अगर एग्जाम में ऑप्शन में एलिया ना देकर इनकी जगह कुछ और दे दे और एक ऑप्शन रख दे चार्ल्स लैम, तो आप चार्ल्स लैम पर ही OMR शीट पर फिल करिएगा क्योंकि यही नरेटर हैं और इन्हीं को एलिया भी कहा गया है। तो एलिया यहाँ दिया गया है तो आप एलिया लगा दीजिए, अगर नहीं दिया है तो आप चार्ल्स लैम पर ही टिक करिएगा।
व्हाट इज द रियल नेम ऑफ एलिया, एलिया का रियल नेम क्या है? तो चार्ल्स लैम्ब, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला एमसीक्यू है व्हाट डज द एसे शो अबाउट लैम्ब्स इमेजिनेशन, ये जो एसे है लैम्ब्स की क्या इमेजिनेशन दिखाता है? तो विविड एंड इमोशनल, इस एसे में चार्ल्स लैम्ब काफ़ी सैड होते हैं, अपने लॉस को, अपनी मेमोरी को, मतलब अपने लॉस को ये बताते हैं क्या कुछ इन्होंने खोया है, अपने बचपन की यादों को ये ताज़ा करते हैं। तो काफ़ी इमोशनल इससे है, ऑटोबायोग्राफिकल इससे है। अगला है विच काइंड ऑफ ह्यूमर इज प्रेजेंट इन द एसे, तो जेंटल एंड इमोशनल ह्यूमर को ये हिस्से में यूज करते हैं। अगला एमसीक्यू आपका है व्हाट डू एलिस एंड जॉन सिंबलाइज, तो एलिस एंड जॉन जो कि चार्ल्स लैम्ब के ड्रीम चिल्ड्रेन हैं, ये क्या सिंबलाइज करते हैं? हिज ड्रीम फैमिली, इनके सपने की फैमिली को सिंबलाइज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। व्हाट डिड द एसे हेल्प लैम्ब टू एक्सप्रेस, ये एसे चार्ल्स लैम्ब को क्या एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है? तो हिज ग्रीफ एंड लॉनलीनेस, इस एसे में उन्होंने अपना दुख और अपना अकेलापन बताया है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। इससे पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा दिया है। चलो देखो अगला क्वेश्चन है ड्रीम चिल्ड्रेन वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, ये पब्लिश्ड हुआ था 1823 में, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द एसे इज टेकन फ्रॉम विच कलेक्शन, ये एसे किस कलेक्शन से लिया गया है? तो एसेज ऑफ एलिया, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लैम्ब्स राइटिंग स्टाइल नोन फॉर, तो इनकी राइटिंग स्टाइल जानी जाती है सिंप्लिसिटी एंड इमोशन, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द चिल्ड्रेंस डिसअपीयरेंस सिंबलाइज, बच्चों का गायब होना क्या प्रतीक है? तो चार्ल्स लैम्ब जब देखते हैं कि बच्चे इनके ख्वाब में, इनके सपने में धुंधले होने लगे, तो ये किस चीज़ का प्रतीक है? तो एंड ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि इमेजिनेशन का एंड हो रहा है, डेथ ऑफ ड्रीम, सपनों का अंत हो रहा है, और रियलिटी रिटर्निंग, और ये अपनी रियलिटी की ओर वापस लौट रहे हैं। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका, डी वाला। अगला एमसीक्यू है प्रोफेशन फॉर वुमेन, जिसको लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने, उससे बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखिए। वर्जीनिया वुल्फ के ऐसे प्रोफेशन फॉर वुमेन पर ऑलरेडी मैं एमसीक्यू की एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने ऐसे से बनने वाले सारे 50 एमसीक्यू कवर किए हुए हैं। तो यहाँ हम थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर कर रहे हैं, बाकी सेपरेट वीडियो आप अलग अलग सभी पर देखिएगा, हम सब प्रोवाइड कर चुके हैं आपको। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिस पर आपको क्लासेज या वीडियोस हमारे चैनल पर ना मिले। बीए के लिए बेस्ट चैनल है। हु इज़ द ऑथर ऑफ प्रोफेशन फॉर वुमेन? वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट है प्रोफेशन फॉर वुमेन इज ओरिजिनली है, ये एसे है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है प्रोफेशन फॉर वुमेन वाज डिलीवर्ड टू विच ग्रुप, तो ये किस ग्रुप को डिलीवर किया गया है? नेशनल सोसाइटी फॉर वुमेन सर्विस, ऑप्शन नंबर बी राइट है। इन विच ईयर डिड वर्जीनिया वुल्फ डिलीवर प्रोफेशन फॉर वुमेन, तो किस ईयर में वर्जीनिया वुल्फ का ये एसे पब्लिश्ड हुआ था? तो 1931 यानी कि 1931 में। तो आज की वीडियो में लगभग मैंने आपको 130 से 35 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए हुए हैं आपके एग्जाम 2026-27 के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए। तो आप देखकर बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और ऐसी ही कई सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं, जैसे कि अलग अलग शॉर्ट स्टोरी और एस्से के लिए भी अलग अलग वीडियो अपलोड है। आप देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हर एक सब्जेक्ट पर वीडियोस हम प्रोवाइड करें, तो देखकर पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।